Hello guys, welcome back to my channel which is Statistics with Vivek. So लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने इसमें जो मेजरली पार्ट हमने स्टडी करे थे वो थे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. And now we are going to study about standard normal distribution and standardization and application of normal distribution. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस टॉपिक की रिकैप भी देख लेते हैं. व्हाट वी हैव स्टडीड बेसिकली कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने रैंडम वेरिएबल के अंदर जाना था कि एक रैंडम वेरिएबल होता है जो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है अगर, तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटीज़ जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक रेंज में लाई करती है, वो इंटरवल में लाई करती हैं रैदर देन एक पर्टिकुलर वैल्यू के. फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ए पर्सन, प्राइसेस ऑफ फोन्स इन अ क्लास एंड वेट ऑफ बेबीज़. देन इसके बाद हमने स्टडी किया था इस ग्राफ को जिसमें हमने देखा था फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली थी, फिर हमने उसका हिस्टोग्राम बनाया था और हिस्टोग्राम का जो ये एरिया था वो 1 के बराबर था. ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे ये 1 के बराबर कैसे हो गया था. इसको एक बार से दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं. देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इनिशियली फ्रिक्वेंसी थी, उस फ्रिक्वेंसी से हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली. रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने कैसे निकाली है, इन्हीं फ्रिक्वेंसीज को डिवाइड किया है इनके सम से. मतलब इनका जो सम था वो कितना था 5000. तो ये 0.18 कैसे निकल गया है, 90 को हमने डिवाइड किया है 5000 से. ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज़ हैं. अब देखो होगा क्या, इन सब का सम 1 के बराबर होगा. क्यों होगा 1 के बराबर, बहुत सिंपल सी बात है. मैं एक स्लाइड और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर. दिस x, let's color change, x upon 5000 plus y upon 5000 plus z upon 5000. इन सब का सम कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 5000. और ये जो 5000 था ये कैसे आया था हमारे पास, सारी वैल्यूज़ को प्लस करके, x प्लस वाई प्लस जेड. तो ये कितना हो गया 5000 बाई 5000, तो ये कितना हो गया 1. ओके. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है कि अगर मैं ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो भी हैं मेरे पास, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो निकल के आई हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ ही हैं इन ग्रुप की, कि क्या प्रोबेबिलिटी है किसी फीमेल की हाइट 63 से 64 के बीच में हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15. ओके. फिर इसके बाद हमने इसका इन वैल्यूज़ का रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का हमने प्लॉट बना दिया. ये हमारे पास रेंज है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं. अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये पूरा जो एरिया है ये ट्रायंगल वाला, ये 1 कैसे आया है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना. अब हुआ क्या है यहाँ पे कि हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है. हमारी इन इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होना चाहिए, जो इसके अंदर बॉक्सेस आ रहे हैं उनके बराबर होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली. ये जो बॉक्सेस हैं रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल की जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, L इंटू बी के. हमारा जो इंटरवल का साइज़ है वो 1 के बराबर है. लेंथ हमारी किसके बराबर है, एक 64 से 65 तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.12. तो ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली. ठीक है. अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सारी प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ रहा हूँ. यहाँ पे इस छोटी वाली प्रोबेबिलिटी को जोड़ा, फिर इसके बाद इसको जोड़ा, फिर इस प्रोबेबिलिटी को, इन प्रोबेबिलिटीज़ को, इन सबको ऐड कर रहा हूँ. तो सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उन सबको ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा 1. सेम फॉर दिस वन. ओके.
तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाते हैं तो उनका जो एरिया का जो सम होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब निकल के आया, जब हमारी जो ब्रेथ थी वो 1 के इक्वल थी। अगर 1 के इक्वल नहीं होगी तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा उसी इंटरवल से। देन उसके बाद हमने ये देखा था कि जो भी प्रोबेबिलिटी एक्स कोई सी भी वैल्यू ले सकता है एक रेंज के बीच में, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की यही रेंज होती है। और अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर दूंगा तो टोटल जो आंसर आएगा मेरा 1 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने ये वाले पॉइंट समझे थे कि अगर रेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर ए जो है जो एक्स है वो छोटा है ए से, छोटा है बी से लेकिन बड़ा है ए से, तो ये हमारा बराबर होता है इसी के, जब आप इज इक्वल्स टू का यूज़ करते हो। द मेन रीज़न इज़ डैट एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर होती है। अब 0 के बराबर क्यों होती है? देखो भाई, प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ रही थी? प्रोबेबिलिटी एरिया था ना। इस ट्रायंगल के अंदर ये जो हिस्टोग्राम बनाए हुए थे हमने, ये एरिया ही तो थे, वही तो प्रोबेबिलिटी थी कि हमने ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से। ब्रेथ हमारी 1 थी, एच हमारी वो थी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 67, एक्स जो है वो एक रैंडम वेरिएबल को फॉलो करता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 67 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब समझना, यहाँ पे ब्रेथ का साइज़ कितना है? 0। एल इंटू बी कितना हो गया भाई? एल की तो चलो जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, बी की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो ये 0 आंसर हो गया 0। तो एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बताना एक रेंज के अंदर बहुत मुश्किल होता है। देखो, इस बात को क्लियर तरीके से समझो, बहुत इम्पोर्टेंट बात समझा रहा हूँ। नई शीट खोल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है एक पॉइंट पे, तो वो अगर मेरा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बेसिकली यहाँ एक होता है पॉइंट, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। उसके 0 होने का मीनिंग ये है कि आपके पास रेंज है बहुत सारी, वो ए से लेके बी तक है सपोज करो। ठीक है, उसमें से क्या पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ ये ही वैल्यू आए? ये वाली वैल्यू भी तो आ सकती है, ये वाली वैल्यू भी तो आ सकती है। ऐसे इन्फिनाइट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। जब इन्फिनाइट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, तो सिर्फ इसकी वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी भाई। लेकिन अगर वही बात मैं करूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर मेरा x लाई करता है a और b के बीच में, तो यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो a और b के बीच में कहाँ अगर लाई करेगी तो वो कितनी परसेंटेज है, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये एरिया मैं निकाल सकता हूँ। इसका 2 तरीके होते हैं। एक तो आप कैलकुलस की हेल्प ले लो, ठीक है, और दूसरा एक फार्मूला होता है, आप कंप्यूटर की हेल्प लो। लेकिन कंप्यूटर भी यही एल्गोरिथम्स को सॉल्व करता है। तो चलिए, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर समझा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ पे वैल्यूज़ जो थी वो बराबर नहीं थी, हमें रिलेटिव निकालना पड़ा था। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेसिकली 5 से डिवाइड करके। फिर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था। फिर उसके बाद हमें ये वाली स्लाइड कवर करनी थी बेसिकली। ओके,
तो देखिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन प्लॉटेड गिव्स अ बेल शेप कर्व. द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1. ऑब्वियस सी बात है. द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट मीन एंड सिमेट्रिक अबाउट मीन एंड टू टेल्स आर एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली. ठीक है, इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं. इसमें बेसिकली बताया गया है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, क्या होता है बेसिकली. देखिए ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन. सिमेट्रिक का मतलब है सेम. मीन अगर आपका कुछ भी है, जो पैटर्न आपको यहाँ दिखेगा वही पैटर्न आपको यहाँ दिखेगा. ओके, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक. फिर इसके बाद हम इस देखते हैं. हाँ, सिमेट्रिक अबाउट मीन. एरिया जो भी होगा इसका वो होगा 1 के बराबर. वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ. ये सारा एरिया 1 के बराबर होगा. देन इसके बाद ये जो टू टेल्स होती हैं बहुत दूर तक जाती हैं, इनडेफिनेटली एक्सटेंड होती हैं. ठीक है, इनकी कोई पर्टिकुलर एंड होने की रेंजेस नहीं होती है. हाँ, एक चीज़ ये है कि ये जो वैल्यूज़ होती है ना ये चलती जाती हैं लेकिन कभी आपस में मीट नहीं करती हैं, तो याद रखना. फिर इसके बाद हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे. देखिए एक मैं इन सब की ना इक्वेशन आपको लिख के दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. इक्वेशन होती है कि जब हम एक रैंडम वेरिएबल को लिखते हैं तो ये एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, वो होगा नॉर्मल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x follows normal distribution having mean mu and standard deviation of sigma का होल स्क्वायर गिव्स यू वेरिएंस. ओके, तो अभी इस वाली वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन इस ब्लू वाली लाइन का x follows normal distribution having the mean 50 and standard deviation 16 square. ओके, एंड अगर मैं इस वाली इक्वेशन के बारे में बात करूँ तो ये होगा x follows normal distribution having mean 50 and standard deviation 5 square. Out of all three of them, which is the correct normal distribution? The 10 one. Because ये अगर आप इसकी कर्टोसिस की वैल्यू देखोगे तो ये 10 की जो कर्टोसिस की वैल्यू है वो 3 के अप्रॉक्स आएगी. तो हम उसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी कर्टोसिस की वैल्यू 3 के बराबर होती है और स्क्यूनेस 0 होती है. तो यहाँ पे वैल्यूज मीट कर रही हैं. ठीक है, से अगर मैं इनकी इक्वेशंस को लिखने के लिए कहा जाए इन ग्राफ की, तो ये भी बड़ी आसानी से लिखी जा सकती हैं. x follows normal distribution having the mean 20 and standard deviation of 5 square. ओके, सेम फॉर अदर्स, ये आप खुद करना. फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, PDF describes probability of random variable taking a particular value within the range of distribution, while CDF describes the probability of random variable being less than or equal to certain values. So basically क्या है, ये इस फॉर्मूले के बारे में बात हो रही है आपका probability density function, which is f of x equals to 1 upon sigma under root 2 pi e की पावर minus 1/2 x minus mu अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर. ओके, तो ये हमारे पास PDF का फॉर्मूला है. अगर मैं इसमें ग्राफ की बात करूँ ना, तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला क्या बताता है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन होती है. ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, सिंपल सा फ़ायदा होता है
कि हमारे नेचर के अंदर ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही का जो पैटर्न होता है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर देखा जाता है, तो इसे किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है एक तरीके से। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इस लाइन को शो करता है जो मैंने रेड वाली बना रखी है ये। अब इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एरिया निकाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूँ ए और बी के बीच में, तो मेरे पास पता है क्या निकल के आएगा, इस इक्वेशन का इसके नीचे का ये सारा एरिया, टोटल एरिया जो होता है वो प्रोबेबिलिटी शो करता है। तो ये एरिया क्या शो करेगा, प्रोबेबिलिटी शो करेगा फॉर द रेंज ए एंड बी। ठीक है, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, बस इसमें बात सिर्फ इतनी होती है कि इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो मीन होता है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, देखिए आपको ये दिख भी रहा होगा कि पहला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कहाँ आ रहा है, 0 के बाद 1, सेम फॉर द 0 के बाद 1। ठीक है, और इसका जो मीन जो लाई करता है वो 0 के लिए करता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के लिए, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू होती है ना वो हमने एक टेबल बना के सेव कर रखी होती हैं। तो अगर मेरे पास जब भी क्वेश्चन आए इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि ये इस रेंज में अगर वैल्यूज़ आएंगी तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करता हूँ, जो कि बहुत ही आसान होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ देख लेते हैं टेबल से जो हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए बना रखे हैं। तो जो वैल्यूज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए हैं वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो, इसकी इक्वेशन जो होती है ना वो ये होती है, एक्स फॉलोअर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल विद हैविंग मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ओके, और अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो इसका जो फंक्शन होता है वो भी बड़ा सिंपल होता है, फंक्शन इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा, तो 2 सिग्मा तो 1 है, e की पावर x के -1/2, म्यू की वैल्यू 0, सिग्मा की वैल्यू 1, तो ये हो गया दिस, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट मार्क्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्टैंड डिनोटेड बाय z स्कोर्स and specific value of z gives the distance between the mean in terms of standardization। अब देखो भाई, बात बहुत सिंपल सी है, इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का कर्व है, इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये 1 से डेविएटेड होती हैं। ये हो गया 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा, ये हो गया 2 सिग्मा, ये हो गया 3 सिग्मा। ठीक है, देन इसके बाद ये टेबल होती है। ये जो टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल की है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, क्या बताया था कि मैंने आपको क्या बताया था कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ताकि आप ये वैल्यूज़ को, इस टेबल को यूज़ कर पाओ। ठीक है, फिर जो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए होगी यहाँ पे
वही सेम प्रोबेबिलिटी यहीं पे दे रखी होगी, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इन वैल्यूज़ को एक बार ध्यान से देखते हैं क्या दे रखा है। ये इक्वेशन वही है स्टैंडर्ड नॉर्मल की, अगर याद हो तो अभी ये वही लिखवाई है मैंने। और ये इक्वेशन क्या करती है, ये एरिया, ये एक्स की वैल्यू, एक्स से पीछे वाली सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हुए आ रही है फ्रॉम -∞ टू एक्स। ठीक है, मैं वीडियो के नीचे लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ से ये टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेट पे भी मिल जाती है, जेड स्कोर वैल्यूज़ कहते हैं इन्हें। अब देखो क्या है, अगर x की वैल्यू, अब ये देखना मीन कहाँ पर है, बीच में है। ठीक है, मीन 0 है। उसके बाद अगर मीन की वैल्यू अगर हो गई 0.01, x की वैल्यू 0.01, तो यहाँ तक की जितनी भी सारी एरिया है ये कितनी की वैल्यू होगी, कितनी बराबर होगी, दिस वन। ठीक है, सेम फॉर अदर वैल्यूज़। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ कुछ, इन क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ओके, बिटवीन Z0 एंड Z195। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाएंगे। ओके, ये लो बना दिया। यहाँ पे क्या होता है, 0। हमें कहाँ से एरिया निकालना है, बिटवीन 0 एंड वैल्यू 1.95। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम 0 से पहले वाला एरिया सारा निकाल लेते हैं और 1.95 से भी पहले वाला सारा एरिया निकाल लेते हैं। तो इस बड़े एरिया में से 1.95 से पीछे वाले एरिया में से माइनस कर देंगे 0 का एरिया, तो हमारे पास इंटरेस्टेड फील्ड का एरिया निकल आएगा, विच इज़ दिस। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, इक्वेशन बड़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, z 0, z जो होता है वो 0 से बड़ा है और वो छोटा है 1.95 से। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकलेगी z। अब देखो इन दो को लेंगे और इन दो को लेंगे, जब इसको लेंगे ना तब तो साइन तो यही रहेगा, जब इसको लेंगे तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा। ये देखो 1.95 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z, यहाँ पे साइन चेंज हो गया। ठीक है, वेट अ सेक गाइस। तो हाँ, अब इसके आगे देखते हैं। ये दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार। अगर मुझे निकालना है एरिया जो बड़ा हो 0 से और छोटा हो 1.95 से, बेसिकली वो z की वैल्यूज़ निकालनी, तो इनको हम कैसे करते हैं, इन दो को लेना है और इन दो को लेना है। इस वाले पार्ट पे जो साइन रहेगा वो सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन 1.95 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z, यहाँ पे z बड़ा था इसे छोटा कर देंगे 0 से। यहाँ पे इज इक्वल टू लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटीज़ 0 के बराबर ही होती हैं। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करना, ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसे निकल के आया है।
मैंने आपको बताया था कि ये है आपके पास 0, ये है 0, ये है 1.95, ठीक है। पहले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, z, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ रैंडम वेरिएबल z की, जो छोटा है 1.95 से। तो उसके अंदर जो भी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू आएंगी वो ये सारी आ जाएंगी, ये सारा एरिया जो होगा वो सारा आ जाएगा। इसको मैं माइनस कर दूंगा किससे, इससे, तो मेरे पास ये वाला जो एरिया बचेगा ये मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट बचेगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं z टेबल से, z स्कोर टेबल से। 1.95 यहाँ पे देख लेते हैं, 1.95 कहाँ पर है हमारे पास। 1.95 ये रही, 97441, 97441, 0.97441 और ये था 0.5000। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो ये कितनी निकल के आएगी, 0.47441, ये हमारे पास आंसर निकल आया, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे भी क्वेश्चंस होंगे, आप उन सबको ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। अगले वीडियोस के अंदर हम फर्दर चैप्टर्स, फर्दर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्डाइजिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, प्योर एंड प्योर क्वेश्चन बेस्ड रहने वाला है हमारा ये। सो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेटा साइंस की फील्ड के अंदर ग्रो करते रहिए।